गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर से केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ एप्लीकेशन बचे हैं, 2 या 3। मैं उन एप्लीकेशन को कर लेता हूं और हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जो भी फिर क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी 1-2 मैंने लिखे हैं। आज मैं उनको भी बताऊंगा कि आपको कैसे अटेंड करने हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने पिछली वाली क्लासेस में भी आपको पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड बता दिया है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशनें होती हैं, कब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है या कब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसकी मैंने सारी कंडीशन आप पुराने वीडियोस में देखिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। वो दोनों भी मैंने आपको बता दिए थे कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर कब बनेगा, जब अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, और इंट्रा एक में ही बनेगा। आज कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी देख लेते हैं और टाइप्स में ही एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ना, तब ज़्यादा इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा जो रिवाइज कर लेता हूँ, आपके थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके लिए जो पहली कंडीशन है क्या था कि जब हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हो, FON, क्लियर, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने सपोज ये HF का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक, तो उस कंडीशन में CR के इलेक्ट्रॉन पार्सली शिफ्ट हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इसलिए इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, ये तीनों कंडीशनों में हाइड्रोजन पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक, और इसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है किसी ऐसे एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है जिसके पास लोन पेटोन है, मेनली मैंने आपको बोला कि वो फोन होना चाहिए, एक्स से डिनोट कर दिया मैंने इन तीनों का, हाँ, ये लोन पेटोन है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। तो H को पता है कि इन तीनों के पास एक एक जोड़ी लोन पेटोन है, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा। एक अट्रैक्शन फोर्स है बस, और उसके कारण क्या होगा कि ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन इस X माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर, और जो ये अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में बन रहा है, इसी को मैं बार बार 3 दिन से एक ही बात बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक, क्लियर। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या स्टेबिलिटी, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is directly proportional to electronegativity of FON, या इन तीनों को मैं A से डिनोट कर लेता हूं। इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाँ, ठीक। देखिए F और H, O और H और N और H में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर FON, क्लियर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो इसमें, फिर उससे थोड़ा सा वीक इसमें, फिर सबसे वीक इसमें। ये भी मैं आप पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। देखिए अब स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आपके पास 2 ऑप्शन दे दिए, सपोज उसने ए लिख दिया एल्कोहल ROH और बी दे दिया एमीन्स RNH2। कौन ज्यादा पानी, निम्न में से कौन पानी में ज्यादा घुलेगा, इन दोनों में से आपके पास ऐसे क्वेश्चन, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और एक आपके पास एमीन्स है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का है एमीन्स, एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
फंक्शनल ग्रुप आपको 11th में बताए होंगे थोड़ी थोड़ी कैसे फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं और क्या उनकी रिएक्टिविटी या क्या उनके एक्शन होते हैं। देखो पहले वाले केस में आपके पास एल्कोहल है, ROH, क्लियर। और दूसरे केस में आपके पास एमीन है, RNH2। नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेटर्न, ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेटर्न। ठीक, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। R ग्रुप दोनों में कॉमन है, हाँ क्लियर, क्योंकि इससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसको मैंने दोनों में एक जैसा रखा है। केवल आपको इतना पार्ट देखना है, ये वाला, ये OH है, और यहाँ भी आपको केवल इतना पार्ट देखना है, ये NH वाला। अब पानी में कौन ज्यादा घुलेगा कह रहा है, मोर सॉल्युबल। दोनों को पानी के कांटेक्ट में लाओ, H2O, दिस इज वाटर, ठीक, तभी तो डिजोल्व होगा। और यहां पर भी H2O, ठीक। ऑक्सीजन के पास एक जोड़ी लोन पेटर्न, सिमिलर कंडीशन, ऑक्सीजन के पास एक जोड़ी लोन पेटर्न, वाटर का मॉलिक्यूल क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, अब A, H और वाटर को B मानो, फिर वही A, H और ये B। A क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि हाइड्रोजन A कौन है, या तो वो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, ये 3 है ना। A यही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये 12th की केमिस्ट्री क्लास हो रही है, नहीं खिरसू से, शायद GIC खिरसू से, तो ये 12th की केमिस्ट्री है, क्लियर। 12th में आप इनऑर्गेनिक में भी इसको पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में भी, ठीक। वैसे मेनली ये जो तैयारी कराई जा रही है वो नीट और JEE के एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये सारा बोर्ड का भी है, इसलिए आप इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक। अच्छा देखो, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा O से, दूसरे में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा O से, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब कौन ज्यादा पानी में घुलेगा वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ये दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इस H से जो लगा हुआ डायरेक्ट एलिमेंट A है वो O है, और दूसरे में जो डायरेक्ट H से लगा हुआ है वो N है। अब आप सीधा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करिए ना, मैंने आपको क्या बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। देखो हाइड्रोजन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है या स्टेबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा A पर, A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, फ्लोरीन, फिर कौन, ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन। मैंने बोला था याद भी कर लीजिए, इसका 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है, और इसका 3 होता है। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, O, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया ना, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्कोहल ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में उतना ज्यादा डिजोल्व होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ गया ना इसने क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है और उसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो फ्लोरीन बनाता है, लेकिन फ्लोरीन का एग्जाम्पल नहीं था, तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसलिए एल्कोहल हमेशा पानी में ज्यादा घुलनशील होते हैं, किसके कंपैरिजन में, एमीन्स के कंपैरिजन में। एक तो आपने ये रीजन लिखना है, जैसे क्वेश्चन आया कि एल्कोहल एमीन्स की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं क्यों, इस तरह से पूछ सकता है इसको, तो आप लोगों ने इसका रीजन लिखना है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो संभावना है वो अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जबकि एमीन्स में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना एल्कोहल की तुलना में कम होती है, इसलिए इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। एक क्वेश्चन तो ये था भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के एप्लीकेशन भी चल रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मैं आज केवल एप्लीकेशन कराऊंगा। नेक्स्ट
सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेम वही फिर विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, Na पॉजिटिव में और अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव आयन में कौन मोर सॉल्युबल है वाटर में? वाई और क्यू? इसमें तो सीधा ही पूछ दिया उसने, क्योंकि इसका मतलब दोनों पानी में घुल रहे हैं। आयन से तो ऑटोमेटिकली वो वाटर में डिजोल्व तो होगा ही होगा कि भाई Na+ आयन में और अमोनियम आयन में पानी में कौन ज्यादा घुल रहा है। जो हिंदी में है वो हिंदी में लिखते रहें, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई, अंग्रेजी वाले। ठीक, अच्छा देखो पहले इसका आंसर कैसे निकालेंगे। मैं सारे रीजनेबल जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है, तो वैसे तो एक आंसर आपको वैसे फैक्ट में पता चलिए कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी लिख देंगे तो भी वो नंबर देगा। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा हम उसको क्लियर करेंगे। इन फर्स्ट केस दिस इज Na मॉलिक्यूल, ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, क्लियर। अब देखो वाटर क्या है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। H2O में क्या कंडीशन है बन रही है भाई, HOH, इसमें एक निगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट। तो वाटर का तो जो मॉलिक्यूल होता है वो सबको पता है कि पोलर में बना होता है, डाइपोलर होता है। इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे भाई, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक आयंस के, एक सोडियम आयंस के चारों तरफ देखो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे सराउंडेड में जुड़ जाते हैं। ठीक, ये Na+ था, तो वाटर का निगेटिव वाला पार्ट कौन है, पानी का निगेटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन ना, ये इसके कांटेक्ट में आएगा और इस तरह से इसके सराउंडेड में जुड़ेगा। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, दिस इज वान डर वाल, डाइपोल वान डर वाल फोर्स। ठीक है ना। अब अमोनियम आयन वाले में देखो, हाँ ठीक, अमोनियम वाले केस में क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन, क्लियर। वाटर का मॉलिक्यूल आएगा HOH, यह वाटर का मॉलिक्यूल आया HOH, इसके पास लोन पेटोन, इसके पास भी लोन पेटोन। ठीक, जैसे ही वो अमोनिया के कांटेक्ट में आया तो अमोनिया में आपको पता है कि H+ आयन है और वो फोन से जुड़ा है, देखिए N जुड़ा है ना, ऐसे FON वाला मॉलिक्यूल आ गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। ठीक, तो सीधा सीधा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना, एक बॉन्ड बन गया है। ठीक, तो इसने बना दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले वाले केस में आप कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देते। ये तीनों लड़कियां खड़ी हो रखी हैं जयंती कोट वाली, जीआईसी जयंती कोट वाली, कुछ पूछ रहे हैं क्या है, कुछ पूछ रहे हो बेटा? कोई भी हो, किसी और स्कूल का भी तो माइक लीजिए और क्वेश्चन करिए इस रिलेटेड से, लेकिन पुराने वीडियोस जो भी पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछिए आप। ठीक है, देखो सोडियम और अमोनियम आयन के केस में कौन पानी में ज्यादा घुलेगा, मैंने आपको दोनों के आंसर बता दिए हैं कि सोडियम आयन में क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कहीं से भी नहीं बनेगा, तो उस केस में तो केवल पानी का अणु सोडियम आयन से डाइपोल वान डर वाल फोर्स से जुड़ा है। हाँ, और अमोनियम वाले आयन के केस में क्या हो रहा है कि जो अमोनियम वाला आयन है उस केस में क्या हो रहा है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान रखिए कि वान डर वाल फोर्स लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन बॉन्ड और उससे ज्यादा कोवलेंट होता है। तो वान डर वाल फोर्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमेशा ध्यान रखना है आपने, ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियर, इन दोनों के केस में।
ठीक, और मैंने फिर वही बात, जो ज्यादा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा डिजोल्व होगा वाटर में। इसका मतलब इट इज क्लियर दैट कि NH4 आयन और सोडियम आयन में अमोनियम आयन पानी में ज्यादा घुलेगा। ठीक, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एप्लीकेशन हो गया है। मैंने दो एप्लीकेशन आपको बता दिए हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक, नेक्स्ट, इसको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन पूछे भाई। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोजिलिक होते हैं इन डाइमर फॉर्म, कार्बोजिलिक अम्ल होते हैं वो डाइमर रूप में पाए जाते हैं, क्यों? ठीक, अच्छा डाइमर वर्ड समझिए पहले, या पहले कार्बोजिलिक वर्ड समझिए ये होता क्या है। ये एक फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप है कार्बोजिलिक। देखो, आर ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, those organic compound which contain COOH group, COOH ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, जिनके पास भी ये ग्रुप पाया जाएगा ना वो सब कार्बोजिलिक एसिड। ठीक, जैसे फॉर्मिक एसिड आपने सुना होगा, HCOOH, एसिटिक एसिड आपने सुना होगा। फॉर्मिक एसिड लाल चीटों में पाया जाता है, 9th से 10th में क्वेश्चन भी आता था। ठीक, फॉर्मा से ही बना है ये। एसिटिक एसिड सिरका है ना, ड्यू टू एसिटिक एसिड आप लोगों ने देखा होगा, आप होटल वगैरह में जाते हैं तो जब वो खाना खाते हैं तो सैलेड के रूप में लाल सा प्याज आता है ना, तो इसी के कारण होता है कि उसमें इसको मिलाते हैं तो ईस्टर बन जाता है, इसलिए उसका कलर रेड हो जाता है। क्लियर, वो एल्कोहलिक ग्रुप है और इससे रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनाता है वो, इसलिए उसका कलर ऐसा हो जाता है। ठीक, चलो फिलहाल ये तो इससे कॉमन है। जितने भी कार्बोजिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर के रूप में होते हैं। कार्बोजिलिक एसिड वर्ड समझ में आ गया ना, जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा। ठीक है ना। अब दूसरा वर्ड है डाइमर, MER, बहुत कॉमन सा वर्ड है केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है यूनिट। ठीक, एक यूनिट मतलब है ना। डाई का मतलब अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें कितने यूनिट होंगे, 2। जैसे एक वर्ड आता है मोनोमर, सिंगल यूनिट, डाइमर 2 यूनिट, पॉलीमर, पॉलीमर माने बहुत सारे। ठीक, तो कभी आप एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वो मोनोमर हो जाएगा, और बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉलीमर। और इस तरह से 2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब हमेशा एक साथ जुड़े होंगे। डाई माने 2 और MER मतलब यूनिट। इसका मतलब कार्बोजिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 ग्रुप हमेशा एक साथ जुड़े होते हैं, क्यों? वो ऐसा पूछ रहा है। तो इसका रीजन देखिए ये है RCOOH और RCOO और H। एक ग्रुप देखो, एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिख दिया है और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये लिख दिया है। ठीक, दिख रहा है आपको दोनों मॉलिक्यूल, है ना। इस केस में देखो क्या हो रहा है, फिर वही ऑक्सीजन के साथ FON के साथ जुड़ेगा ना हाइड्रोजन। बार बार बोल रहा हूं मैं कि जब फोन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां देखिए, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन एटम, सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है। इसका मतलब 100% है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन, कैसे बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आएगा। इसको पता था कि इसके पास लोन पेटर्न है या नेगेटिव चार्ज है, बात एक ही है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया ये तुरंत यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सेम कंडीशन में ये इसके कांटेक्ट में आएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल ना आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ठीक, देखो जुड़ गया ना, पूरा एक बन गया। जबकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? 2। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? 2। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, रिंग जैसा, मतलब ठीक गोल। तो वो जो स्ट्रक्चर बना है ना वो किसके कारण बना है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड?
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए दो जुड़ गए आपस में, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो डाइमर होता है। क्या होता है? और मतलब अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डाइमर बना है या नहीं बना है? ठीक, इसको पता करने का क्या तरीका है, जैसे आपने भाई मैंने आपके पास एसिटिक एसिड दिया और आपने सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो मतलब अपनी तरफ से लिख रहा हूँ मैं, इतना होता नहीं इसका पर्टिकुलर, जैसे 198 ग्राम निकला सपोज, आपने इसको वेट तोला लेकिन देखा कि उसका मॉलिक्यूलर मास ठीक दुगना आ रहा है। दुगना क्यों आ रहा होगा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास तो दुगना आने का जो मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम तो एक मॉलिक्यूल का निकाल लेते, ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वो तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तो इसलिए हमेशा उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो डबल होके आएगा, दुगना हो जाएगा। और दुगना होने का रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था कि हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई? ठीक, कि जो आइस है, बर्फ, वो पानी में क्यों तैर रहा है? ठीक, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जल में क्यों तैर रहा है? इसका आंसर भी सेम वही, इसका मतलब जब सारे एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करे जा रहे हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप लिख देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। फिजिक्स में कैसे पढ़ाते थे हमें इसे कि भाई डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से निकालते थे, या डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक, देखो एक सिंपल सा आंसर तो आपने ये लिखना है कि जो आइस है इसकी डेंसिटी कम होती है। फिजिक्स में नॉर्मली आपको जो पढ़ाया जाता था कि भाई बर्फ पानी में क्यों तैर रहा है, तो हम लोग लिखते थे क्योंकि बर्फ का जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो जल की तुलना में कम होता है, इसलिए जिसका भी घनत्व कम होगा ऑटोमेटिकली वो फ्लो कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। ठीक, अब सबको पता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसका आयतन ज्यादा होगा। हाँ, एक दूसरे के उल्टा होते हैं ये घनत्व है, हाँ हिंदी वाले तो घनत्व और डेंसिटी ये तो जानते होंगे, डेंसिटी मतलब पास पास मॉलिक्यूल है ना। तो बर्फ का घनत्व जो होता है ना वो कम होता है पानी की तुलना में। ठीक, ये तो नॉर्मल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है, 9th 10th में भी हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को कि भाई बर्फ पानी में तैर रहा है, तो हम लिखते थे बच्चों को ये एक लाइन में लिख दो क्योंकि इसका घनत्व उसकी तुलना में कम होता है। ठीक हो गया, आयतन ज्यादा होता है, क्लियर। क्यों? केमिस्ट्री में हम उसका रीजन ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्यों किससे क्लियर होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो आइस का मॉलिक्यूल होता है ना, अच्छा आइस का फॉर्मूला भी H2 ही होता है, हाँ, बर्फ और पानी एक ही है, बस जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है तो आपने उसको आइस बोल दिया है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में है तब आपने उसको वाटर बोल दिया है। ठीक है, और जब वो आप उसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा, उसके तीन फॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तीनों कंडीशनों में एक ही होगा, और तीनों कंडीशन में क्या फॉर्मूला है इसका? H2O H2O और H2O। ठीक, देखो आइस का जो मॉलिक्यूल होता है जो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था होती है ना, बर्फ तो सब लोगों ने देखा है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है भाई।
4 मॉलिक्यूल मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए हैं, ठीक। फिर वही, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक। ये टेट्राहेड्रल शेप लेगा, माने 4 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे। आइस के केस में क्या होता है कि जो H2O का एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से 4 मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, और वो चारों के चारों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से, देखो डॉट डॉट लाइन है, याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, चारों के चारों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, पिंजरा, ठीक। और ये ना देखो अंदर का ये वाला एरिया देखिए, वॉल्यूम ये बढ़ गया है, ठीक। इसको वाइड बोलते हैं। सॉलिड स्टेट तो भाई 12th से हटा दिया है वैसे इस साल, इन जो 12th वाले बच्चे हैं, ओ सॉरी, जो जिन्होंने पढ़ा होगा पहले, जब तक कुछ लोगों ने तो पहले पढ़ दिया था, सिलेबस बाद में हटाया, तो जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच को, उसको वाइड कहते हैं, खाली जगह मतलब ना, अंतराकोशीय अवकाश हिंदी में लिखे थे इसको, है ना, ठीक। अब ये स्पेस ना जितना ज्यादा होगा, उसका आयतन उतना ज्यादा होगा ना, जितनी ज्यादा जगह में फैलेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, और जहां आयतन बढ़ता जाएगा वहां घनत्व कम हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह का ना, क्योंकि वो सॉलिड है तो एक जैसा शेप ले लेगा, फिर ले लेगा। तो आइस के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो H2O के 4 मॉलिक्यूल है ना, वो इस तरह से टेट्राहेड्रली एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, पिंजरे के जैसा, ठीक। और बीच में ना बहुत जगह खाली हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसके कारण। तो जो आइस का मॉलिक्यूल होता है उसका वॉल्यूम फिर ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, अगर कोई बच्चा अपने माइंड में सोच पा रहा है तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा या यही सोच रहा होगा कि भाई पानी का फॉर्मूला भी तो H2O ही है, और बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही है, तो आपने आइस का तो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, 4 ऑक्सीजन को मैंने तो अपने दिमाग के हिसाब से सेट कर दिया और तुम्हें बता दिया कि ऐसा 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 हो रहा है, तो फिर पानी का कैसा स्ट्रक्चर है ना। तो एक्चुअली में होता पता क्या है, जैसे ये आइस के केस में था भाई, हाँ, वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो रहेगा तभी तो बर्फ बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस से जरा सा ऊपर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप पहुंचना शुरू करोगे, वही आइस वाटर में बदलने लग जाएगा, वो सॉलिड था पहले, अब वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक, वही मॉलिक्यूल। अब पता क्या होगा, माने बर्फ से अगर आप लोगों को पानी बनाना है ना, तो क्या करेंगे आप, उस चीज को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, है ना। और फिर वही बात, अगर जैसे ही किसी मॉलिक्यूल को आप जैसे ही हीट देना शुरू करेंगे, उसके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक, बिना, क्योंकि बर्फ से आप पानी बनाने के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है कि हीट देनी पड़ेगी, ठीक। अब हीट दिया 0 डिग्री सेल्सियस से धीरे 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 करके आप देखो, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे तो टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे हैं, फिर तो बर्फ रहने की संभावना बिल्कुल खत्म है, वो सारा का सारा पानी बनने लग जाएगा। अब पता क्या होगा, जैसे ही आपने इसको गर्म करना शुरू करा ना बर्फ को, ये बॉन्ड टूट जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होने लग जाएंगे, और मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कि मतलब ये जो स्पेस है ना वो कम हो जाएगा। क्यों टूट रहे बॉन्ड, मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू हीट। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल तो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तभी तो कोई भी चीज किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल होती है, इसका मतलब उसमें सारे बॉन्ड टूटे, उसके वेपर बनना शुरू कर दिया उसने, बहुत ही ज्यादा, ठीक। तो देखो, पानी को, सॉरी, बर्फ को जैसे ही आपने थोड़ा सा गर्म करा, तो गर्म करने में मैंने आपको कहा कि इस जो आइस के मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे वो बॉन्ड टूट जाएंगे, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते पहुंचते तो लगभग मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए होंगे, मैक्सिमम, ठीक। इसलिए इस कंडीशन में आपको कई बार जीके का क्वेश्चन आता है कि इस कंडीशन में डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होगी यहाँ पर, जहां डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वहां वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो कंडीशन थी वहां पे फिर वो टेट्राहेड्रल जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये नहीं रहेगा,
ठीक। और जब केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो इस तरह से अरेंज रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि फिर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो लिक्विड फॉर्म तो उसने ऑलरेडी बना ही रखा है, तो इसलिए उस कंडीशन में वो इस तरह का शेप नहीं ले पाएगा। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट रखिए। अब सुनो आंसर कैसे लिखना है। प्रश्न था कि बर्फ पानी में क्यों तैरती है, तो आप लिखेंगे क्योंकि बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। क्लियर। अब वो पूछ रहा है क्यों, फिर मैंने आपको बताया क्योंकि घनत्व आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। D=m/v फॉर्मूला है, बहुत कॉमन सा है। ठीक। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो बर्फ का मॉलिक्यूल है, जो आइस का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या हो रहा है कि वो एक टेट्राहेड्रल शेप में केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और उसमें 4 H2O के मॉलिक्यूल, 4 H2O के मॉलिक्यूल एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इनके बीच जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, माने वॉल्यूम बहुत बढ़ जा रहा है। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए ये वाटर में फ्लो कर रहा है। अब पानी का मॉलिक्यूल का शेप कैसा है फिर, जब पानी में ऐसा शेप क्यों नहीं बन रहा है, तो मैंने आपको बोला कि जब आप बर्फ को पानी बनाना शुरू करेंगे तो उसको गर्म करना शुरू करेंगे। अब आपने गर्म करा तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप ऊपर ऊपर ले गए टेम्परेचर, तो वो हीट होगा और हीट होने में मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं, तभी तो सारा का सारा बर्फ पानी बन जाएगा। इसका मतलब उनके बीच के बॉन्ड ही तो टूटा होगा, वो अलग अलग तभी तो हुए। अब क्या बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा इसका मतलब ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल ना फिर पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पास पास आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम घट जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, लगभग मोस्टली सब, तो इसलिए उस कंडीशन में वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटलीस्ट लगभग लगभग सारे ही बॉन्ड टूट गए थे, तो इसलिए उसके बाद फिर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर, तो ये इसका रीजन था। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे पूछे जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 मिनट में, एक ऑर्गेनिक में आता है, पूछ लेता है कभी वो, कि स्पेशल केस है ये, कि जो क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन, ठीक, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लियर। अब देखिए इस कंडीशन में तो अगर नॉर्मली आप जो मैंने आपको बता रखा है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने सोचना शुरू कर दिया है, दिस इज FON, तो कहीं नहीं बन रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। क्यों नहीं बन रहा, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, एक Cl, 2 Cl और 3 Cl, दिस इज H, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। नहीं बन रहा है कहीं भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कहीं भी फॉर्म से नहीं जुड़ा है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली इसमें, कार्बन से जो लगे हुए हैं हेलोजन वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन भी काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए CR के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज होगा जनरेट। जैसे ही हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने आपको बताया कि वो फोन के कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। देखिए दिस इज ए स्पेशल केस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बाकी कहीं नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, 4 अलग अलग एग्जांपल दे देगा, फिर बोलेगा इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड किस कंपाउंड में बन रहा है। तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करना है कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व इन एसीटोन इट इज फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज hydrogen is directly attached to carbon and carbon attached to 3 more electronegative element and all are halogens। कोई भी जुड़ा हो, फ्लोरीन भी जुड़ा है तो भी सही है। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे क्लियर करा लिए भाई, ठीक है।
आप क्वेश्चन तो पूछते हैं नहीं, लेकिन अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स वगैरह में क्वेश्चन रख दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। कल हम नेक्स्ट मंडे को जब हम क्लास रहेंगे तो किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बहुत इतना। थैंक यू।